अभी तक हमने जितनी समाज भाषा वैज्ञानिक पक्षों पर चर्चा की, समाज भाषा विज्ञान के लक्षणों पर चर्चा की, भाषा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा की, अथवा समाज भाषा विज्ञान के भिन्न भिन्न अवधारणाओं या संकल्पनाओं की चर्चा की, उनके केंद्र में आपने देखा कि संप्रेषण रहा है, कम्युनिकेशन रहा है, एक दूसरे से जुड़ने की वक्ता श्रोता की आकांक्षा रही है। इसलिए अब हम संप्रेषण का परिचय प्राप्त करेंगे, अर्थात भाषा और संप्रेषण का जो गहरा अंतः संबंध है उस पर थोड़ी सी बात की जाएगी। ये हमने देखा कि भाषा संप्रेषण का अन्यतम साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता का निर्वाह करने के लिए वह भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का प्रयोग करता है। ऐसा करके ही वह अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त कर पाता है। इसीलिए भाषा को सामाजिक संप्रेषण का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम माना गया है। ये संप्रेषण लोगों के बीच संपन्न होता है। एक ऐसा संप्रेषण व्यापार जो केवल भाषा द्वारा ही संपन्न होता है। संप्रेषण का साधन होने के कारण ही भाषा को सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी, सामाजिक प्रकार्य, सोशल फंक्शन और सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहा गया है। भाषिक संप्रेषण के लिए दो व्यक्तियों की सहभागिता अनिवार्य है, वक्ता और लेखक अथवा श्रोता और पाठक। ये मिलकर भाषिक संप्रेषण को संभव बनाते हैं। इसी से भाषा का सामाजिक प्रकार्य भी निर्धारित होता है और सामाजिक संस्था के रूप में भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान समाज में बना लेती है। ये भी कहा गया है कि केवल भाषा ही संप्रेषण का एकमात्र माध्यम नहीं है। कई भाषेतर उपादान भी मानव की संप्रेषण क्रिया में सहयोग करते हैं। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे उंगली दिखाना, हाथ हिलाना, भवें चढ़ाना, गला खखारना, घूरना आदि भाषा व्यवहार तो नहीं है, पर कुछ संप्रेषित अवश्य करते हैं। जैसे उंगली दिखाकर इशारा करना या अपने पास बुलाना, हाथ हिलाना यानी हाथ हिलाकर कुछ बातें कहना, मना करना या स्वीकृति देना, भवें चढ़ाना अर्थात क्रोध प्रदर्शित करना, गला खखारना अर्थात अपने आने की सूचना देना या घूरना, क्रोध दिखाना जैसे कुछ तत्व इन इशारों से संप्रेषित होते हैं। अर्थात भाषा व्यवहार के समय हमारा अंग संचालन और हाव भाव भी बहुत कुछ अतिरिक्त कहने लगता है या संप्रेषित करने लगता है। आज का आधुनिक भाषा विज्ञान वाक आधारित वोकल और वोकेतर नॉन वोकल संप्रेषण के अध्ययन पर बल दे रहा है और वाकेतर संप्रेषण को वाक संप्रेषण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में वो देखने लगा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि इनके संयोजन से भाषिक व्यवहार स्वाभाविक तो बनता ही है, उसमें रंजकता भी आती है। आप भी अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि अपनी मुख मुद्रा, अपने अंग संचालन या अपने हस्त संचालन से हम बहुत कुछ संप्रेषित करते हैं और जब यही इशारे या संकेत मौखिक भाषा के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में बहुत ही गंभीरता और अनेक रूपता आ जाती है।
इसीलिए वाकेतर इशारे या संकेत भी आज आधुनिक भाषा विज्ञान का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। आज हस्त संचालन पर, मुख मुद्रा पर, उनके अर्थों पर, उनकी अर्थ छवियों पर बहुत काम दुनिया भर में हो रहा है। ये तो स्पष्ट है कि भाषा संप्रेषण व्यवस्था का प्रमुख आधार है। वाकेतर संप्रेषण इसका सहयोगी घटक है, क्योंकि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए इस सामाजिक प्रक्रिया में हमारा पूरा अंग प्रत्यंग सहयोगी होता है। इस प्रक्रिया में भाषा को विषम रूपी भी होना पड़ता है। मनुष्य को सामाजिक पशु की मान्यता इसीलिए मिली कि वह संप्रेषण की विविध स्थितियों में भाषा का समाज स्वीकृत व्यवहार सिद्ध कर पाता है। ये ध्यान दें कि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो केवल भाषा का प्रयोग ही नहीं करता, बल्कि भाषा के साथ वह अपने अंग संचालन को भी जोड़ लेता है और इस प्रकार वह एक ऐसा संप्रेषण करने वाला प्राणी बन जाता है जिसकी बोलने की शक्ति और अंग संचालन दोनों के समन्वय से एक विभिन्न संप्रेषण करने वाली भाषा का जन्म हो जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में एक और वक्ता होता है जिसे एड्रेसर कहा गया है, जो संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है, और दूसरी तरफ श्रोता एड्रेसी रहता है जो इस संदेश को ग्रहण करता है। ध्यान दीजिए कि संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता, श्रोता और संदेश इनका त्रिकोण रहता है। वक्ता और श्रोता के इस संदेश की पृष्ठभूमि में कोड भाषा विधान रहता है। जिस कोड की हम बात कर रहे थे, हमें अगर कोई भी संदेश देना है एक निश्चित श्रोता को, तो हम पहले उसे एक कोड में, भाषा विधान में अंतरित करते हैं और तब उसे संदेश के रूप में बोलकर या लिखकर संप्रेषित करते हैं। कोड संदेश के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट से नियंत्रित रहता है। यानी कोई भी कोड जिसे हम संदेश के रूप में चुनते हैं वह किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है कि हम ऑफिस की कोई बात कर रहे हैं, हम घर परिवार की बात कर रहे हैं, हम खुशी की बात कर रहे हैं, हम दुख की बात कर रहे हैं। उसके अनुसार हमारा जो कोड है और उस कोड में बंधा हुआ संदेश, ये सब नियंत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार वक्ता, श्रोता, संदेश, कोड और संदर्भ, ये पांचों, फिर से ध्यान दीजिए, वक्ता, श्रोता, संदेश, कोड और संदर्भ, ये सभी मिलकर भाषिक संप्रेषण को संभव बनाते हैं। अतः ये सभी भाषिक संप्रेषण के मूलभूत अवयव भी कहे जा सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य को भी समझ लेना चाहिए कि वक्ता अपने संदेश को पहले भाषा में कोडीकृत करता है, एनकोड करता है, और फिर उसे मौखिक अभिव्यक्ति देता है। भाषा कोड में इन व्यक्त विचारों को सुनकर श्रोता इन्हें विकोडीकृत, डिकोड करता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक निश्चित कोड में बंधे संदेश को रूपांतरित करके ग्रहण करता है। एक बार फिर से मैं इस वाक्य को पढ़ूंगा कि उसका मस्तिष्क श्रोता का एक निश्चित कोड में बंधे संदेश को रूपांतरित करके ग्रहण करता है। अतः ये कहा जा सकता है कि भाषाई संप्रेषण का पूरा तंत्र ही कोडीकरण और विकोडीकरण की इस रूपांतरवादी प्रक्रिया से जुड़ा है। अब आपके सामने तीन संकल्पनाएं एक साथ जुड़कर आ गई हैं, कोड, कोडीकरण और विकोडीकरण, जो संप्रेषण की क्रिया को
सहज और सफल बनाती हैं। कुछ तथ्यों पर और ध्यान दें कि भाषा के संप्रेषण परक या सामाजिक प्रकार में दो लोगों से कम की उपस्थिति मान्य नहीं है। दो या दो से अधिक लोगों की सहभागिता के अलावा वक्ता श्रोता के संबंध, वाक परिस्थिति और संदेश की प्रकृति को भी महत्वपूर्ण घटक माना गया है। संप्रेषण क्रिया में वक्ता श्रोता का पारस्परिक संबंध सर्वाधिक निर्णायक घटक है। एक ओर यह भाषा यानी कोड चयन को नियंत्रित करता है, तो दूसरी ओर इसी के आधार पर भाषा की सामाजिक या प्रयोजन मूलक शैलियां बनती और स्थिर होती हैं। यह आप जान चुके हैं कि भाषा समाज में सामाजिक शैलियों का अस्तित्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भाषा मात्र संप्रेषण का साधन नहीं है, यह अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और उनका निर्वाह करने का सशक्त माध्यम भी है। इसीलिए समाज और भाषा के संबंध को बहुत गहरा और एक दूसरे पर आश्रित माना गया है। इस संबंध में कुछ मुख्य बातें यहाँ रखी जा रही हैं। नंबर 1, संप्रेषण वक्ता श्रोता के बारे में जानकारी से संबद्ध होता है। जब हम संप्रेषण करते हैं, किसी को सुनते हैं, तो हमें उस बातचीत के माध्यम से उस बोलने वाले के व्यक्तित्व आदि का भी पता चल जाता है। दूसरा यह कि संप्रेषण क्रिया में वक्ता श्रोता दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रेषण क्रिया में वक्ता केवल वक्ता की भूमिका नहीं निभाता या श्रोता केवल श्रोता की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि दोनों परस्पर एक दूसरे की बातचीत में अलग अलग रूप में हिस्सा लेते हैं। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो कभी श्रोता वक्ता। इसलिए इनकी भूमिकाएं एक ही संप्रेषण क्रिया में बदलती रहती हैं। दोनों से संबंधित जानकारी के 4 क्षेत्र समाज भाषा विज्ञान में निर्धारित किए गए हैं। इन चारों क्षेत्रों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो है उनका ज्ञान, यानी वक्ता श्रोता का ज्ञान क्या है, भाषा संबंधी ज्ञान, विषय संबंधी ज्ञान, समाज संबंधी ज्ञान। तभी दोनों के बीच में संप्रेषण संभव होगा। अगर किसी का कोई ज्ञान दूसरे से कम है तो संप्रेषण में व्यवधान आएगा, रुकावट आएगी। दूसरा है उनका परस्पर संबंध, यानी उनका संबंध कैसा है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, आत्मीय है, बड़े छोटे का है, पिता पुत्र का है, मित्र का है इत्यादि। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी सोच या विचारधारा। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, जिसे हम स्टेटस कहते हैं, वो स्टेटस क्या है। कोई अध्यापक और छात्र है, कोई डॉक्टर या मरीज है, और फिर उन दो व्यक्तियों की सोच या विचारधारा कैसी है। वो एक तरह से सोचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, वो समाज को किस तरह देखते हैं, राजनीति को किस तरह देखते हैं। ये सारी बातें इस संप्रेषण क्रिया में महत्वपूर्ण बन जाती हैं। 3 बातें इसमें और हैं कि उस संप्रेषण का आधार क्या है, क्यों किया जा रहा है वो संप्रेषण, उस संप्रेषण के पीछे ऐसी क्या बात है जो जिसने कि वक्ता और श्रोता दोनों को संप्रेषण के लिए बाध्य किया है। इसमें पहली चीज़ है नीड, ज़रूरत क्या है दोनों की, वो उनकी कौन सी ज़रूरत ऐसी है जो इससे पूरी होगी। कोई किसी चीज़ का उनको इच्छा है, कोई चीज़ वो चाहते हैं, वो आदेश देना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है बातचीत का, संदर्भ क्या है, वो प्रेम की बातें करना चाहते हैं,
वो कोई पिछली बात याद करना चाहते हैं, वो किसी की टिप्पणी करना चाहते हैं, किसी का दोष बताना चाहते हैं। उस पूरे बातचीत का संदर्भ क्या है, और तीसरा टॉपिक क्या है, विषय, किस विषय पर वो बातचीत करना चाहते हैं। विज्ञान पर बातचीत करना चाहते हैं, साहित्य पर करना चाहते हैं, सामान्य बातचीत करना चाहते हैं, अपने परिवार को विषय बनाकर कुछ कहना चाहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, यानी नीड, कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक, ये मानव संप्रेषण के आधारभूत तत्व कहिए, आवश्यकता कहिए हैं। अगली बात यह कि भाषा संप्रेषण का साधन नहीं है, वो स्वयं में संप्रेषण है। जो लोग ये कहते हैं कि भाषा संप्रेषण का साधन है, वो अधूरी बात कहते हैं। भाषा खुद ही में संप्रेषण है। आप संप्रेषण के लिए भाषा को जैसे चाहें प्रयोग में ला सकते हैं। ये वक्ता या प्रयोक्ता के ऊपर है कि वो उस भाषा को किस तरह से इस्तेमाल करता है, किन संदर्भों में वो कैसे उसका उपयोग करता है, ये उसके ऊपर है। क्योंकि भाषा स्वयं में संप्रेषण है, वो हमारी किसी भी संप्रेषण परक ज़रूरत को ऐसा नहीं है कि इनकार कर दे कि हम तो ये नहीं कर सकते। वो हमेशा तत्पर होती है ऐसा करने के लिए। केवल वक्ता पर यह निर्भर करता है या भाषा प्रयोक्ता पर यह निर्भर करता है कि वो उस भाषा की संप्रेषण परक जो क्षमता है उसका उपयोग कैसे करे, उसका दोहन कैसे करे। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है, ये हमने देखा। वो इसीलिए है कि वो स्वयं में संप्रेषण है। यदि वो संप्रेषण नहीं होती तो हमारे आपके जीवन के लिए वो यथार्थ या रियलिटी नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो हमारी इतनी संप्रेषण परक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए हमारे लिए भाषा से बढ़कर कोई यथार्थ हमारे जीवन में नहीं है। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, संप्रेषण परक आवश्यकताओं की पूर्ति भाषा ही करती है। इसलिए संप्रेषण और भाषा के बीच एक ऐसा संबंध है जो ये भी हम लोग कहते हैं कि संप्रेषण भाषा का और भाषा संप्रेषण का पर्याय है। इसलिए संप्रेषण परक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की आज हम बात कर रहे हैं। केवल भाषा अध्ययन की दृष्टि से नहीं, बल्कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को आज हम अनुवाद के क्षेत्र में भी देख रहे हैं। क्योंकि जिन पाठों का हम अनुवाद करते हैं, चाहे वो साहित्यिक पाठ हो, चाहे कार्यालयी पाठ हो, चाहे बैंकिंग का पाठ हो, सब में संप्रेषण की एक निश्चित नियमावली होती है। इसी तरह भाषा शिक्षण में भी जब हम भाषा किसी दूसरी भाषा को पढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो भाषा पढ़ाई जा रही है उसके संप्रेषण परक पक्षों को अवश्य पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, जिससे कि जो लोग उस भाषा को सीख कर निकलें वो भाषा का वास्तविक प्रयोग कर सकें, भाषा के माध्यम से वो संप्रेषण कर सकें, न कि केवल उस भाषा की कुछ व्याकरणिक संरचनाओं को सीख लें या रट लें। इसलिए संप्रेषण की और भाषा की जो संबंध की स्थिति है वो बहुत ही व्यापक बनती चली जा रही है। आज उसका साहित्य अध्ययन में भी प्रयोग हो रहा है, भाषा शिक्षण में भी प्रयोग हो रहा है और अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि संप्रेषण ही भाषा है और भाषा ही संप्रेषण है।